रहा था कि जब कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना की सपोर्ट की थी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया, उसी वक्त हमने कहा था कि ये इनका असली चेहरा आ चुका है, सेकुलरिज्म इनका एक निखाब था वो उड़ चुका है। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कैसे कैसे चेंजेस और तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। सर, पंतप्रधान ने अरबी में भाषण किया है अबू धाबी में। हाँ, क्या कहेंगे आप इसको? ऐसा है ना, आप लोग जो है मोहब्बत में, वो उर्दू में एक वर्ड है हुलू, यानी उसमें आप लोग डूब जाते हैं। अब वो शाम में अगर टेलीप्रॉम्प्टर रहा, वो देख के बोल दिए अच्छा करे, क्या है उसमें क्या है? आप लोग इतना क्यों आसमान सर पर उठा ले रहे? मैं भी थोड़ी बहुत कुरान पढ़ दूं, आयत पढ़ दूं, तो उसमें क्या है? तो वो टेलीप्रॉम्प्टर पे उनको लिख के दे दिए प्रधानमंत्री को, वो बोले। और दुबई जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है, और दुबई में भारत के बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, वहां से बहुत बड़ा हमको फॉरेन एक्सचेंज आता है। और तीसरा, दुबई एक बहुत बड़ा भारत का ट्रेड पार्टनर भी है। तो ये बात है जी सर, मुल्क में कई जगह पर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उसे आप किस तरह देख सकते हैं? देखिए, जहां तक आप फार्मर एजुटेशन की बात कर रहे हैं, मेरा मानना यह है कि एमएसपी के ताल्लुक से कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन है उसको कबूल करना चाहिए। और तीसरा, अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उनको प्रोटेस्ट करने की जगह दीजिए। आप दिल्ली में आप प्रोटेस्ट ही नहीं करना, ये क्या मतलब है? उनको प्रोटेस्ट करने दीजिए ना। प्रोटेस्ट से क्या? प्रोटेस्ट तो एक फंडामेंटल राइट है जमहूरियत में, और एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन उसको कबूल करना चाहिए। उन पर जो केसेस है अब तक विड्रॉ नहीं हुए, वो केसेस विड्रॉ होना चाहिए। बीजेपी का ये कहना है कि 370 के पार हमें इस बार जाना है। हाँ, तो ये देश की जनता को, खास तौर से हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने से हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तो कोशिश करते आ रहे हैं। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को सेक्युलर बोलती हैं, उनमें खुद एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अब आप बताइए कि जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के अशोक राव साहब, वो चले गए बीजेपी में और उनको राज्यसभा मिल गया। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? और फिर वही दोहरा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को आपने मुख्यमंत्री बनाया तो आपसे वहां से शुरू हो गया सब चीजें ये। और तो ये है, अब बोरे पे मध्य प्रदेश के भी एक सीएम जा सकते हैं, नहीं मालूम जाएंगे नहीं जाएंगे। पंजाब में कोई है वो जा सकते हैं। फिर कोई एक इनका एक नेता है मुंबई का, वो अजीत पवार के साथ चला गया। और वो साहब जो हैदराबाद में कांग्रेस के ऑब्जर्वर उनके साथ क्या है, वो जो सेलेक्ट करते कैंडिडेट्स को, उसको कमेटी का आदमी था। इतने बातें किया मेरे पर्सनली मेरे खिलाफ, सब जो ही पुराने झूठे इल्जाम, आज आप चले गए। तो ये हम शुरू से बोल रहे, ये असल यही लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज को डुबाते हैं और वोट लेते हैं, और दलित मुसलमान का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन यही लोग करते आए। अब देखिए क्या कर रहे हैं। सर, अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो आपको लगता है कि कामयाब होंगे मुत्तहिद होकर? और अगर आपको ऑफर आता है इंडिया अलायंस से तो क्या आप उधर जाएंगे? देखिए, अब तक तो कोई ऑफर नहीं आया तो उस पर कैसा विचार करेंगे हम? इम्तियाज साहब ने तो ओपन ऑफर दिया था, आपको याद होगा, कई महीने पहले। एक ने दो मरतबा इम्तियाज साहब बोले, तो उसके बावजूद भी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर अब जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ, चाहे वो प्रेसिडेंट डिबेट के ऊपर बहस देख लीजिए,
ये तमाम सेकुलर पार्टीज की, या फिर जो पार्लियामेंट के आखिरी दिन जो गवर्नमेंट ने रूल 193 के तहत डिस्कशन कराया, ये लोग, इनका भाषण देख लीजिए आप पार्लियामेंट में। क्या है वो, क्या बोल रहे थे वो लोग, क्या करना चाह रहे थे। तो मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जब काजी साहब निकाह करते किसी दूल्हे का, तो दूल्हे की रजामंदी लेके फिर दुल्हन के पास जाते, दो गवाहों को लेकर। तो दुल्हन के पास जाते तो दुल्हन शर्मा के नहीं बोलती, कबूल है, खामोश रहती। तो ऐसा वो उसको बोलते हुए, ये रजामंदी, इसकी खामोशी इसकी रजामंदी है। तो ये लोगों की खामोशी रजामंदी है, पूरा हर चीज पे खामोशी है। आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हैं, आइडियोलॉजी पे लड़िए ना, असल तो मुद्दा आइडियोलॉजी का है। आप आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ना चाह रहे हो लोगों को। आप नहीं बोलना चाह रहे कि 6 दिसंबर को क्या हुआ, आप नहीं बोलना चाह रहे कि दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को, कब्रिस्तान को तोड़ दिया गया। आप नहीं बोलना चाह रहे कि सुनहरी मस्जिद जो 200 साल पुरानी है उसको नोटिस आया तोड़ने का, उस पर नहीं बोलना चाह रहे आप। उत्तराखंड का यूसीसी का बिल आया तो ये जो सेकुलर पार्टी है, वॉइस वोट से उसको यूनानिमस पास कर दिया आप लोग। क्या है आपका, क्या कमिटमेंट है इस आइडियोलॉजी पे आप बोल रहे हैं? फिर आप क्यों बोलते मुसलमान को आके सब धोखा क्यों देते आप? ये सब चीजें हैं सामने आ रही हैं। जी सर, आपको लगता है कि एक लास्ट वाला सवाल, इम्तियाज साहब यहाँ से मुंबई जाने की सोच रहे हैं, एक बात सुनिए, मीरा रोड में जो हुआ, मीरा रोड कोई महाराष्ट्र का कोई रूरल एरिया नहीं है। मीरा रोड जो है कोई नगर के पास ऐसा एक मस्जिद के अंदर पथराव हुआ, वहां पर एक बच्चा का इंतकाल भी हो गया, एक रूरल एरिया में हुआ, कई इंसिडेंट होते। आप तो मुंबई शहर में बुलडोजर लगाकर घर को तोड़ दिए, कारखाने को तोड़ दिए, वन साइड एक्टिविटी आपने किया, एक्शन लिया। कितने पीड़ित परिवार के लोग मुझे इम्तियाज साहब को फोन करके रो रहे थे कि साहब कोई तो आओ, कोई नहीं है हमारे पास। अब चुनाव आएगा तो पूरे भाग भाग के जाएंगे ये सब सेक्युलरिज्म के जो चौधरी है, जो हमको गाली देते। काश इम्तियाज साहब वो तमाम फोन रिकॉर्डिंग जो बातें फोन पे किए रिकॉर्ड कर लेते तो हर एक की आंख में आंसू आ जाते। आप उनको बेघर कर दिए, कारोबार से महरूम कर दिए। तो ये जरूरी है कि हमारी उनकी इंसाफ के लिए, उनको बचाने के लिए इम्तियाज साहब ने ये बात कही है और इंशाअल्लाह ताला पार्टी फैसला करेगी। पार्टी कहां से लड़ेगी, पार्टी फैसला करेगी। पार्टी में अभी डिस्कशन हो रहा है, विचार हो रहा है, बहस हो रही है और पार्टी तय करेगी। औरंगाबाद के ताल्लुक से तो मैं तो औरंगाबाद की आवाम को सलाम करता हूं और जिंदगी भर मैं उनका एहसानमंद रखूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन एमपी को यहां से उन्होंने इलेक्ट किया। और इम्तियाज जलील साहब का 5 साल का आप उनका परफॉर्मेंस देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर, सबसे ज्यादा सवालात इम्तियाज जलील और मैं पूछे। हर मसले पर इम्तियाज जलील साहब अपनी पार्लियामेंट में बात को उठाए। महाराष्ट्र का मसला हो, इम्तियाज जलील साहब सबसे आगे रहे। धनगर रिजर्वेशन का मसला हो, इम्तियाज जलील साहब बोले उस पर। मराठा रिजर्वेशन पे इम्तियाज जलील साहब बोले। महाराष्ट्र में जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन दो, इम्तियाज जलील साहब बोले। महाराष्ट्र के किसानों का मसला आया, इम्तियाज जलील साहब बोले। और पूरे औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह खाली 1-2 इंसिडेंट्स को छोड़कर औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पीसफुल रही। और औरंगाबाद की तारीख में, बल्कि महाराष्ट्र की तारीख में एक बहुत बड़े दंगे को होने से इम्तियाज जलील ने बचा लिया। आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा एमपी होगा जो एक रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप के पास जाकर बैठ गया कि नहीं यहां पर हम होने नहीं दूंगा मैं। इतना बड़ा काम इम्तियाज जलील साहब किए। तो यकीनन औरंगाबाद की आवाम के लिए इम्तियाज जलील साहब बेहतरीन खिदमत की और इंशाअल्लाह ताला वो खिदमत करते रहेंगे। पार्टी फैसला करेगी
इसमें ज्यादा आप लोग उसको स्ट्रेच मत करिए। सर, आपको अक्सर अक़लियतों का नेता माना जाता है। आपको लगता है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उन्हें डराया जा रहा है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी एटीएस के नाम? मैंने तो ये तमाम बातें अपने पार्लियामेंट लास्ट सेशन में जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ था उसमें कही है। आज भारत के जो मुसलमान हैं जिनकी आबादी 17 करोड़ है, वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जिस तरह हिटलर के जमाने में यहूदी महसूस करते थे अपने आप को। मैंने पार्लियामेंट में बात कही है ये, इसमें क्या, उसमें और छुपाना क्या है उसमें? मैंने यहां तक कह दिया कि हमको भारत के प्रधानमंत्री पर अब यकीन नहीं रहा है, क्योंकि वो उनकी ही सरकार में सब चीजें हो रही हैं। आप बताइए हल्द्वानी में क्या हुआ है, किस तरीके से वहां पर पुलिस फायरिंग में लोगों को जान ले चली गई उन लोगों की। मीरा रोड मामले पे वारिस पठान साहब को भी कल नोटिस दी गई, उनको नहीं जाने दिया गया, तो आप क्या जाएंगे वहां पर? क्यों, तो वहां काफी लोगों की। नहीं, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बराबर जाएंगे। अरे भाई, हम ही तो जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े पार्टीज के नेता है, इलेक्शन आएगा तो भीख मांगने जाएंगे जब किसी का कारोबार बुलडोजर से बर्बाद कर दिया गया, घर को बर्बाद कर दिया गया। ये लोग बेशरम है, ये लोग कि इंसान की तकलीफ इनको दिखती नहीं, वोट के लिए जाकर अपनी गरज के लिए खुदगर्ज लोग हैं ये लोग। वन साइडेड एक्शन शिंदे सरकार ने ली, मैं उसे कंडेम करता हूं। बुलडोजर चलाते आप, इतने साल से क्या कर रहे थे? ये आपको सरकार चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे या संविधान चलाएंगे आप लोग? उनके लोग काफी जाके वहाँ भाषण भी कर रहे और सब जा रहे, मगर वारिस पठान जब जाने की बात, राजा सिंह को आज उन्होंने वहां पर ऐलान किया कि हम रैली निकालेंगे, और वारिस पठान को दूसरे तरफ नोटिस दे रहे हैं। यही तो हम बता रहे हैं। जितने महाराष्ट्र में क्या है, लव जिहाद के ऊपर 30-40 मीटिंगें हुई पूरे महाराष्ट्र में, उसमें कितनी गंदी बातें कही गई, प्रोवोकेटिव बातें कही गई। यहां की शिंदे सरकार तो आंख मूंछ के बैठी थी, क्या चलो उनकी सरपरस्ती हासिल थी। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डाला तो इनको केस बुक करना पड़ा। जब कभी भी कोई इस तरह का पब्लिक मीटिंग होती, थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केस आया जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें कोई अनाप शनाप इलीगल बातें कहेंगे तो एक्शन लो। तो ये तो पूरा कर रहे हैं ना भाई, ये फाशिज्म है, ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का आप बेहतरीन मिसाल देख रहे हैं। अब वही तो शुरू में कहा था आपसे कि आइडियोलॉजी पर तो मुकाबला नहीं हो रहा है ना। मुसलमानों से यही कहा जा रहा है कि तुम गूंगे, अंधे और बहरे बन के बैठो और इलेक्शन जब आएगा निकल के हमारे को सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दे दो और खामोश बैठो। हम बर्बाद हो रहे हैं। अरे भाई, दिल्ली में 600 साल की मस्जिद के बाजू कब्रस्तान था, आप जाकर देखिए, विजुअल्स है। कब्रस्तान को डेमोलिश करे तो मुसलमानों के लाशों में कफन बाहर निकल कर आ गया उसमें। इतनी बेइज्जती, ये कोई तरीका है? तो ये हर जगह इसी हो रहा है। वारिस पठान को रोकेंगे, एमआईएम के कार्यकर्ता को नहीं जाने देंगे, मगर जो आरएसएस बीजेपी के वो जाएंगे, वो जाकर जख्म पर नमक फेंकेंगे।